बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कल रात शुरू हुआ और आज सुबह ख़त्म हुआ और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दी। लिया से ताल्लुक़ रखने वाले हसन नवाज़ ने जिस तरह की इनिंग्स खेली उसकी बदौलत पाकिस्तानी टीम 7 गेंदे कबल 5 विकेटों से फतह से हमकिनार हुई। पाकिस्तान की इस कामयाबी के हवाले से बात करेंगे, कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे और जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि माइक हेसन जो है वो ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, क्योंकि कल के मैच में बल्कि आज के मैच में पाकिस्तानी टीम ने 3 रेगुलर बॉलर्स को खिलाया। बाकी ऑलराउंडर्स थे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सुफियान मुकीम के अलावा बाकी ऑलराउंडर्स थे। पार्ट टाइमर्स ने पूरे 10 ओवर्स किए। बहुत सारी चीज़ें बैटिंग के हवाले से भी बात करेंगे। बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट था 73-76 का और रिजवान का भी इसी तरीके से स्ट्राइक रेट था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खामियां। कहते हैं कि जीत तमाम खामियों को छुपा देती है, लेकिन शिकस्त का कोई बाप नहीं होता और शिकस्त यतीम होती है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जीत के हवाले से और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब, जो एक तवील अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वाबस्ता रहे हैं। कई नौजवान क्रिकेटर, जब हारून भाई जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ वाबस्ता थे, कई नौजवान क्रिकेटर्स जब ये कोच थे अंडर 19 के, तो वो पाकिस्तानी सीनियर टीम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। हारून रशीद साहब से बात करेंगे। भाई क्या देखते हैं आज जो पाकिस्तान की कामयाबी है? ठीक है, हम जीत गए 5 विकेटों से। वेस्ट इंडीज़ की टीम का जब आप बात कर रहे थे प्रोग्राम में जुमे के दिन, तो यही था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है उसके मुकाबले में पाकिस्तान को बरतरी हासिल है, लेकिन आज के मैच में 280 रन करवा देना, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसमें पूरी तरह मैं उसको देखूं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के इस मैच को, सबसे पहली बात तो ये है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले ही गिरी हुई थी। आपको पता है कि पिछले 10 वनडेज़ में से 8 वो हारे हैं और 2 सिर्फ वो जीते हुए थे। दूसरा है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन, जैसे कि हम कल जिक्र कर रहे थे, कि ज़्यादा मुझे मजबूत नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज़, जो कि सामने भी आया। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं पाकिस्तान के लिए और बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स भी हैं। जब भी आपने अपने इंट्रो में जो बात की है बिल्कुल सही है कि जब आप जीत रहे होते हैं ना, उस वक्त अपनी खामियों के ऊपर बहुत गहरी निगाह रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खामियां इस मैच में दिखाई हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव्स को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो पॉजिटिविटी आई है वो ये है कि हसन नवाज़ का इमरजेंस। पहला मैच था, नर्व्स का खेल था, पहले बहुत ज़्यादा वो मतलब अब सबड्यूड रहे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो जब T20 का माहौल हम कह रहे थे कि उनको मिलेगा तो वो आपको एक्सेल करते हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल आइडियल उसी सिचुएशन में उनकी बैटिंग आई। 180 पे 5 हो गए थे। 5 हो गए, तो उसके बाद आप रह गए थे कि 20 ओवर्स रह गए थे और राउंड अबाउट 38वें ओवर में विकेट गिरी थी और जब ये बैटिंग करने है। दूसरा हुसैन तलत, क्योंकि अभी तक वो ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो हार्डली 2 वनडेज खेले हुए थे हुसैन तलत और इनका डेब्यू था। ये चीज़ देखते हुए और वेस्ट इंडीज़ का जो अटैक था, हम पहले ही कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स को कोई ख़ास अगर तो अनइवन ना हुआ विकेट तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आप पूरे मैच को देखेंगे तो फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा रन्स दिए हैं, स्पिनर्स ने कम रन्स दिए हैं और विकेट्स भी लिए हैं। इसीलिए मैं जो नेगेटिव्स की तरफ अगर आता हूँ तो पाकिस्तान ने कल अपनी टीम की प्लेइंग 11 ठीक नहीं बनाई थी। उसमें नवाज़ का होना और हम जैसे जिक्र कर रहे थे जी, और दूसरा ये जो हमारा अबरार अहमद का होना। आप सोचेंगे ये 280 तक ना पहुंचती है टीम जो है, मुझे जो नज़र आ रही है वेस्ट इंडीज़ की 200 सवा 200 के अंदर पाकिस्तान के इस बॉलिंग अटैक के ख़िलाफ़ आउट होना चाहिए उनको। पाकिस्तान ने आखिरी 6 ओवर्स में 54 से ज़्यादा रन दिए, जो ये शो करता है कि पाकिस्तान के, और वो भी टेल एंडर्स, सामने कोई बैटर्स बैटिंग नहीं कर रहे, जोसेफ मार रहे हैं, मोटी मार रहे हैं, मोटी मार रहे हैं। तो उसमें ये कि इतने रन्स दे देना, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर इनको अपने अभी भी एक आदमी ओवर बाकी रह गया। एग्जैक्टली, अगर एक ओवर में अगर आप 12 रन ऐड कर देते हैं तो आई थिंक ये देखें कि नेक एंड नेक की सिचुएशन थी। और उसमें अगर वो कैचेस ड्रॉप ना करते, वेस्ट इंडीज़ ने फील्डिंग में इतना अच्छा रोल प्ले नहीं किया, फिर पाकिस्तान ने पहली मरतबा कल हमने देखा ग्राउंड फील्डिंग और इसके अलावा ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त कैच किया। सो वो चीज़ें होती है ना, आपको तीनों कंपोनेंट्स ऑफ द गेम में दूसरे के ऊपर हावी होना होता है। कल आपकी बैटिंग ने अच्छा डिस्प्ले किया, आपकी बॉलिंग ने पैचेस में अच्छा किया। हम पहले ही कह रहे थे कि सुफियान मुकीम अभी T20 के बॉलर हैं।
फुल टॉस हो रही थी हुसैन भाई, आप तेज कर रहे थे, 4 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग नहीं की हुई ना, तो इसीलिए वहाँ पर ठीक है आप कल सरवाइव कर गए। लेकिन अब मुझे ये है कि क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को लोग चेंज नहीं करते, हो सकता है ये भी चेंज ना करें, इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ की टीम में मुझे कोई वेरिएशन नज़र नहीं आ रही। आप देखेंगे उनके फास्ट बॉलर्स ने भी बड़ी वेवर्ड बॉलिंग की और उनके पास तो वैरायटी नहीं थी, वेयर पाकिस्तान के बॉलर्स के पास चेंज ऑफ पेस था, स्लोअर डिलीवरी करनी आती थी, मेरे ये तो अप एंड डाउन स्टफ था, आगे तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जहां ऑफलाइन होते थे उनको हिट पड़ जाती थी। सो ओवरऑल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए वापसी हुई है बाबर आजम की और रिजवान की, विच इज़ गुड। आई थिंक अगर आप वनडे की बात करते हैं कि जिसमें अगर आप 72-80 का आप स्ट्राइक रेट देखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम दोनों तरफ देखें तो एक और डी है जिसमें 90 की स्ट्राइक रेट के साथ इवन लुइस खेले हैं, बाकी सब राउंड ओवर इसी। लेकिन बाबर का 73 का स्ट्राइक रेट रहा, रिजवान का 76 का रहा और 110 से ज़्यादा का रहा हसन नवाज। वो इसलिए कि देखें सिचुएशन ये है कि प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया। देखें कल भी हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर्स को 35 ओवर तक जाना चाहिए और उसके बाद फिर जो रोल है T20 के फॉर्मेट में आ जाता है, उसमें पाकिस्तान के बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उसको मेकअप कर सकते हैं, जिसमें आपने देखा कल हसन ने किया। दूसरी तरफ अगर आप देखें हुसैन तलत का भी अच्छा रोल था, फिर नीचे भी फ़हीम अशरफ बाकी से। तो आपके पास स्ट्राइक रेट वाले जिनको इंक्रीज़ करने वाला, क्योंकि सामने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, ग्राउंड भी छोटा था। आप देखेंगे जो हसन नवाज की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि वो सीधे बैट के साथ खेलते हैं। एंड देन मुझे उसमें जो एक अच्छी चीज़ नज़र आई कि उसमें गेम अवेयरनेस है। ऐसा नहीं है ठीक है उसको सिंगल निकालने नहीं आते, लेकिन कल जो पार्टनरशिप हुई भाई आज, बल्कि उस पार्टनरशिप में, क्योंकि कल और आज मिक्स हो गया ना, रात 11 बजे मैच था, उस पार्टनरशिप में सिंगल्स डबल्स इन्होंने बड़े अच्छे निकाले, हुसैन तलत ने और हसन नवाज ने कहीं इरेटिक हिटिंग नहीं शुरू कर दी। बिल्कुल नहीं, यही अच्छी चीज़ थी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो पॉजिटिव्स है वो ये है कि हुसैन तलत ने भी और हसन नवाज ने भी सिचुएशन के मुताबिक खेला। जो 1 और 2 जो निकाल रहे थे वो ज़्यादातर हुसैन तलत निकाल रहे थे। आप नोट करेंगे जब हसन नवाज बैटिंग कर रहे थे तो उनके ज़्यादातर जो स्ट्रोक्स है वो फील्डर के पास जा रहे थे, तो सिंगल टेकिंग अभी उनको नहीं आती। उनका पहला मैच था, उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उन्होंने मेकअप किया। पहले 12 से 13 बॉलों में उन्होंने सिर्फ 2 रन किए हुए थे, लेकिन देखिए एंड अप कहाँ किया, यानी कम बॉलें खेल के उन्होंने ज़्यादा रन बनाए। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ सेटिस्फाइड होगी पाकिस्तान की टीम, लेकिन आई वुड स्टिल से कि अभी थोड़े से इसमें झोल बाकी हैं जिनको उनको ठीक करना है। आप भी पाकिस्तानी टीम के कोच रहे हैं, आप कोच माइक हैसन की इस हिकमत अमली से कितना एग्री करते हैं कि वो 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ गए, बाकी तो पार्ट टाइमर्स थे। 30 ओवर्स तो आपके पार्ट समझ लीजिए, 1 रेगुलर था सुफियान मुकीम और बाकी 2 पार्ट टाइमर्स थे। मैं आपको उसके माइंडसेट से ये बता सकता हूँ कि जो मुझे नज़र आता है कि वो बिलीव करता है कि आपका जो मेन बॉलर है वो भी तकरीबन 50 रन, वो उसका जहन में जो मैं समझ सकता हूँ कि 10 ओवर में 50 रन का उसने रखा हुआ है कि हर बॉलर जो है वो 10 ओवर में 50 रन देगा, चाहे वो रेगुलर बॉलर हो चाहे वो नॉन रेगुलर। 300 रन बन गए, ठीक है ना, 300 रन बन गए ना, तो 300 रन ऑन अ गुड पिच बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। अगर आप अभी भी देखेंगे कि जितने भी आपकी टीमें मैचेस जीत रही हैं वो 320, 325 जाके, और उसके बाद फिर वो चेज भी हो रहे हैं और कभी कभी चेज नहीं भी होते और क्लोज फिनिशेस हैं। सो जो माइक हैसन का मुझे रोल नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको अगर स्ट्राइक करना है तो उसके मेन बॉलर्स ही उसको विकेट्स लेके दे सकेंगे, और उसके अलावा पार्ट टाइमर्स ठीक है आपको इक्का दुक्का विकेट दे देंगे। कल बुरी बॉलिंग नहीं की है आपके साइम अयूब ने, इट्स नॉट, आप जब उसका इतना स्पिन हो रहा था तो आप सोचें कि अगर आपका अबरार होता है, नवाज होता, तो ये टीम मतलब आउट हो जाती बहुत जल्दी। पिच को कैसे देखते हैं भाई? जब शुरू में उनकी टीम बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा है थोड़ी डैम्पनेस थी पिच में, थोड़ी नमी थी शुरू में, फिर उसके बाद पिच बेहतर होना शुरू हुई। इसलिए बेहतर होना शुरू हुई कि अगर आप देखेंगे सेकंड सेशन में बॉल गीली हो रही थी, आउटफील्ड गीली थी, जिसकी वजह से बॉलर्स को प्रॉब्लम मुश्किल हो रही थी। मुश्किल हालात में वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने बॉलिंग की, पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी कंडीशन में बॉलिंग की, जिसमें सूरज निकला हुआ था, सूरज भी निकला हुआ था, और आप देखें कि बॉल ग्रिप कर रहा था, स्पिन भी हो रहा था, और फास्ट बॉलर जो स्लो डिलीवरी कर रहा था वो रुक के आ रही थी। सो जिसकी वजह से बैट्समैन को स्ट्रोक मेकिंग में मुश्किल थी। ठीक है, आखिर में आगे मोटी ने हिटें मार दी तो हो गया, लेकिन ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग है वो स्ट्रगल कर रही थी ऑन पार्ट टाइमर्स एज वेल। सो अगर रेगुलर बॉलर के साथ खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनको आउट कर लें। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ ODI सीरीज़ के हवाले से। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब मौजूद हैं। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब के साथ एक मरतबा फिर शो में ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ ODI सीरीज़ के हवाले से। पहला ODI आज पाकिस्तानी टीम 5 विकेटों से जीत गई। आनंद भाई, अब बाद लोगों की ओपिनियन थी कि शायद आज कल जो दूसरा मैच खेला जाए उसमें पाकिस्तान एक आध तब्दीली करे, लेकिन कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए। इसमें अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि माइक हैसन और जो पाकिस्तान की टीम के कैप्टन है और जो टीम का थिंक टैंक है वो फ्यूचर में क्या देख रहा है। क्या उन्होंने ये देखना है कि उनके पास जो बेंच में बैठे हुए हैं, देखें ना, अबरार बहुत अरसे से नहीं खेल रहे। जब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप उनको परखेंगे कैसे? जैसे हम कह रहे थे कि देखिए हुसैन तलत अगर टीम में हैं तो उनको खेलना चाहिए ना, ताकि आपको टेस्ट करें। कल आपने उसको जब ट्राई किया तो कम से कम ये तो पता लगा कि ही हैज़ गॉट सम कॉन्फिडेंस, टेक्निक अच्छी है उसकी, सिंगल एंड डबल करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन है, उसने बड़े क्रूशियल मौके के ऊपर 2-3 बाउंड्रीज लगा के आपके रन रेट को जो है वो और चौका जो लगाया जिस ओवर में उसमें वो गेम को चेंज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। सो आपको ऐसे प्लेयर्स ढूंढने हैं। देखें, हम अभी तक जितने भी प्लेयर्स के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक आपको मायूस किया। ये पहले 2 क्रिकेटर्स हैं जिसमें हुसैन नवाज आपको नज़र आ रहे हैं, हसन नवाज जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं, और हुसैन तलत। आप देखेंगे इससे पहले आपने हारिस के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया, आपने इरफानुल्लाह नियाजी पे कितना इन्वेस्ट किया, आपने आसिफ अली के ऊपर कितना वक्त ज़ाया किया। उन्होंने डिलीवर करके नहीं दिया। तो आपको ऐसे प्लेयर्स की तलाश रहनी चाहिए जो टीम के लिए गेम अवेयरनेस को समझते हुए कि क्या सिचुएशन है और अपने आप को कैसे ढालना है उस सूरत हाल में। सो ये देखते हुए आपको ऐसे प्लेयर्स को लेकर उस बंच को आके लेके जाना चाहिए। अब कल मैं ये अभी भी फील करता हूँ कि पाकिस्तान को रेगुलर स्पिनर्स के साथ चांस लेना चाहिए। सुफियान मुकीम के ऊपर उन्होंने कॉन्फिडेंस किया वनडे के लिए। मेरे नज़दीक अबरार अहमद ज़्यादा बेहतर चॉइस होती, क्योंकि वो वनडे में और इससे पहले आप देखेंगे पिछले 5 से 6 सालों से 5 से 6 2022 से खेल रहे हैं। सो इसलिए उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। अगर आपने इसको आगे लेके जाना है और इस किस्म की पिचेस अगर मिलेंगी तो आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो कि स्ट्राइकिंग एबिलिटी रखते हैं, जिसमें आपको नज़र आता है कि अबरार में वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है। आई थिंक मोहम्मद नवाज़ को भी टीम में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फास्ट बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही। लेकिन खिलाने तो 11 है ना। आई नो, लेकिन देखिए ना, मतलब है कि हुसैन तलत ने कल एक भी ओवर नहीं किया। फ़हीम अशरफ से 3 ओवर करवाया ना। सो इसका मतलब ये है कि आपको पता लग गया, बैटिंग लंबी रखी उन्होंने, 8 नंबर तक आपकी बैटिंग थी। सो जिसने पे किया इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 280 बहुत ज़्यादा थे जो वेस्ट इंडीज़ कर गई। ये टीम 200 सवा 200 के अंदर अंदर आउट होनी चाहिए। इस किस्म का पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। ठीक है, नसीम शाह बड़े अरसे के बाद वापस आए थे, इंजरी के बाद वापस आए, वेवर्ड थे, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक किया, राइट टाइम के ऊपर विकेट्स ले ली। 1 ओवर पहले आपने टीम को आउट कर दिया, यानी 6 बॉलों पे आप 12 रन तो दे सकते हैं ना। तो अगर आखिरी ओवर में वो 12 रन हो जाते तो ये थोड़ा और गेम आगे चला जाता। बट एनीवे, इट वाज अ क्लोज कॉन्टेस्ट और पाकिस्तान ने जीत कर कॉन्फिडेंस इनका डेफिनेटली बढ़ा हुआ। लेकिन अब अगर हम देखें इसी ग्राउंड पर जो ट्रिनिडैड एंड टोबैगो का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में, इसी ग्राउंड पे 3 मैचेस हैं, पहला हो गया। अब आप समझते हैं पिच में कुछ तब्दीली आपको नजर आएगी? अगर इसी तरह की जो पिच रही जो पहले मैच में थी तो फिर टीमें उसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगी? देखिए, होता यह है कि जो एक पिच का बिहेवियर है ना, वो पूरे स्क्वायर के बिहेवियर को बता देता है, क्योंकि उसमें जो ले हुई होगी पिच वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल पैटर्न पे कितना पत्थर पड़ा होगा, कितनी मट्टी पड़ी होगी, कितनी क्ले पड़ी होगी। इसलिए मोर और लेस जितनी भी पिचेस बनेंगी वो ऑन द स्लोअर साइड होंगी। अनइवननेस हो सकती है अगर किसी ने ज़्यादा रोल नहीं किया हुआ और उसको वो प्रॉपर उसको पानी नहीं मिला या ओवरकास्ट कंडीशंस थी, वो ड्राई नहीं हुई, तब तो इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज इसी किस्म की पिच होगी और उसमें स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो स्पिनर को डाल सकते हैं। क्या फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत की आपने बैटिंग को आजमा लिया, आपने उसकी बॉलिंग को भी नहीं आजमाया। क्या ये हो सकता है कि आप फ़हीम अशरफ को रेस्ट करवा के और अबरार को डाल दें या मोहम्मद नवाज को डाल दें, अगर आपके सुफियान मुकीम को भी लेके चलना है? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि देखें वो 22 स्पिनर है, इन्होंने 50 रन से ज्यादा दिए, वेराज बाकी तमाम ने अंडर 5। अयूब ने अच्छी बॉलिंग की है, नॉन रेगुलर बॉलर ने। अब नॉन रेगुलर बॉलर ने जो पार्ट टाइमर्स हैं, इवन अगर आप देखें कि आपके ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा ने भी पूरे 10 ओवर की। सो आपके पास अगर ऐसा स्ट्राइकिंग बॉलर मौजूद है, यानी 2 स्ट्राइकिंग बॉलर आपके स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर जो आपको विकेट्स लेके दे सकते हैं, वो दोनों बाहर बैठे हुए। सही। सो उसको सोच के एक आध चेंज
मुझे नज़र आता है कि इनको अपने एक जेन्युइन स्पिनर को खिलाना चाहिए। नसीम शाह को कैसे देखते हैं भाई? उसकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क था। जो नसीम शाह पुराना, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक भी की रावलपिंडी में, जब नए नए आए थे बहुत तेज थे और उनको कंट्रोल भी था, लेकिन कल हमने इस मैच में देखा कोई कंट्रोल नजर नहीं आया। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो कि हमारे सब व्यूअर्स भी जो हैं वो इसको समझ लें कि एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें। देखिए आप माशाल्लाह इतने अरसे से अगर इस फील्ड में हैं तो आप देखें कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो चीज़ कर रहे होते हैं उसमें आप में पुख्तगी आती है। अगर आप क्रिकेट खेलेंगे ही नहीं, अगर आप अनफिट ही रहेंगे, आप ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं ना आप वनडे क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स आपकी रहती हैं, वहाँ पर आप रहते हैं, तो आपकी डेवलपमेंट या आपकी जो पुख्तगी या जो आपकी चीज़ों में बेहतरी आनी है वो कहाँ आएगी? सो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे ऐसे प्लेयर्स जो आके एकदम से शो करते हैं कि वो बहुत प्रॉमिसिंग है और वक्त के साथ साथ पता लगता है कि उनकी फिटनेस के इश्यूज आ गए, ये सारी चीज़ें, ये इश्यूज उसी वक्त दूर होंगे जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर आकर खेलेंगे, लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम खेलेंगे, जिसकी वजह से आपको 20-20 ओवर दिन में कराने पड़ेंगे, तो आपकी बॉडी ट्यून अप होगी, आपके मसल्स ट्यून अप होंगे। सो जो हम सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको 10 ओवर की आदत ही नहीं है, 4 ओवर ही कर रहे हैं ना। हम जब हारिस रऊफ की बात करते हैं उसको भी 4 ओवर की आदत है, 4 ओवर के बाद उनका शोल्डर ही नहीं चलेगा। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम प्लेयर्स जब भी फारिग हों और डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही हो, 4-4 दिन की क्रिकेट हो रही हो, वनडे क्रिकेट हो रही हो, इनमें इनका पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग कहते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है? कितनी क्रिकेट खेल ली? अगर आप सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं या आप सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आके जब ज़्यादा वर्कलोड अपने ऊपर डालेंगे तब जाके आप डिलीवर कर सकेंगे इंटरनेशनल लेवल के। दुनिया भर में आप लेकिन आपको लगा वो नसीम शाह जो पहले वाला होता था वो बिल्कुल नहीं लगा, अगरचे उन्होंने विकेटें 3 ली, लेकिन वो बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आ रहे थे, कंट्रोल नहीं था। उसका रीज़न ये है ना, देखिए आप मुझे बताएं कि ये कितने दिनों के बाद ये पहला मैच खेले होंगे? काफ़ी अरसे के बाद। जब तक आपकी वही रिदम नहीं होगा, नेट प्रैक्टिस इज समथिंग एल्स। नेट प्रैक्टिस में आपको नहीं पता लगता, मैच प्रैक्टिस इज डिफरेंट। नेट प्रैक्टिस में आप नो बॉल भी कर रहे हैं, आपको नहीं पता लग रहा, आपने आगे 3 ओवर किए, 4 ओवर किए, उसके बाद आप बैठ गए। लेकिन यहाँ तो ये था आपको एक बॉल पे चौका लगा, वापस जा रहे हैं, फिर आप 1 ओवर करने के बाद बाउंड्री लाइन पे जाके खड़े हो रहे हैं और फौरन दूसरी बॉल आपकी तरफ आ गई, आपने उसको भाग के फील्ड भी करना है। सो वो चीज़ कल नजर आई कि जब वो बॉलिंग करके जाते थे, बॉल के पीछे भागना पड़ता था, तो उनको फील्डिंग में भी नजर आया उनकी थोड़ा सा थ्रो भी सही नहीं हो रही थी, थोड़े लेजीनेस नजर आई। वो इसलिए कि मतलब आप इतने दिनों के बाद खेल रहे हैं तो आपके क्योंकि मसल्स मैच ट्यून अप नहीं थे, आप ठीक है नेट प्रैक्टिस की ट्यून अप आपकी हुई भी थी, लेकिन मैच फिटनेस में आपको बॉलिंग करके दोबारा अलर्ट रहना पड़ता है। नेट प्रैक्टिस में क्या होता है कि बॉलिंग की स्पेल किया, आप जाके शामियाने में बैठ गए। सो ये वो इश्यूज हैं जो कि फील्डिंग भी करनी है, 40 ओवर 10 ओवर भी कराने, 40 ओवर से फील्डिंग करनी है। 300 प्लस बॉलों का खेल है, जिसमें हमने ग्राउंड में रहना है, जिसमें 60 बॉलें हमने करनी भी है, और अगर नो बॉल कर दी तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब भाई शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से क्या? आई थिंक नहीं, शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले ओवर विकेट भी ली, ब्रेंडन किंग की जो उसका एक खासा रहा है कि शुरू में ब्रेक थ्रू देता है, लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग की, कैच भी बड़ा अच्छा लिया, बाद जगह उसकी पिटाई भी हुई 1-2 ओवर्स में, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उसकी वो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप की हैं ड्यूरिंग नेट प्रैक्टिस। यानी आपने नोट किया कि स्लोअर बॉल कर रहे हैं, वो स्विंगर भी कर रहे थे, कल गेंद रिवर्स स्विंग भी हो रहा था कल, जब हमने सेकंड स्पेल में देखा कि उन्होंने रिवर्स स्विंग भी किया, वो मतलब यॉर्कर्स भी कर रहे थे। ये वो चीज़ें थी जो कि कल जो उनको अगर मार पड़ी ना, आप देखेंगे ज़्यादातर वो जो स्लो डिलीवरी कर रहे थे वो बैक ऑफ द आर्म बॉल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक बार जब वो देखें एक तरफ उनको चौका पड़ने के बाद उन्होंने दूसरी बॉल ऑफ कटर की, लेग कटर की, जिसकी वजह से वो शायद होप को आउट करने में कामयाब भी हुए। दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट विकेट, क्योंकि वो उस वक्त वो बड़े अच्छे रन्स बना रहे थे और हिटें भी मार रहे थे। सो आई थिंक शाहीन आफरीदी की वापसी मुझे अच्छी नज़र आ रही है और वो मुझे कॉन्फिडेंस गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड देन वो ग्राउंड में जान मारते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी कैच लिया, कमाल का कैच लिया, एंड देन इवन ग्राउंड फील्डिंग। देखें कि लास्ट मोमेंट पे डाइव करके उन्होंने कितनी दफ़ा चौके बचाए हैं। सो दिस शोज कि ही इज़ वेरी कीन, डिटरमिन्ड है कि जी मुझे कुछ करके दिखाना है। सो ये जब टीम में ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएं तो ये पॉजिटिविटी की तरफ नज़र आता है और मुझे उम्मीद है कि ये बेहतरी होगी, लेकिन सिर्फ डिपेंड करता है कि ये
कितना लास्ट करते हैं। तो ओनली प्रॉब्लम फिटनेस है। फिर उसके बाद एक से दो विक्ट्रीज यानी डिफीट्स के बाद इनकी क्या हालत होती है, क्योंकि देखें जीत तो आपको ऊपर ही लेके जाती है ना, हार आपको और नीचे की तरफ गिरा देती है। आप नेगेटिविटी में आ जाते हैं, नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद आपस में भी बिकरिंग शुरू हो जाती है। तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने मेरा कैच छोड़ दिया। कल अगर आप देखें कि वेस्ट इंडीज ऑलमोस्ट ये मैच जीती भी थी, अगर मोटी का वो कैच अगर आप निकाल दें, या वो जो इम्पोर्टेंट कॉर्ड बिहाइंड था, ठीक है डिफिकल्ट चांस था, शायद ने जो छोड़ा, सो उसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो डेरिन समी को देख के बड़ी वो हो रही थी, बेचारा बड़ा हेल्पलेस। वो आपने बताया ना, आपने उस दिन हम जब डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा लग रहा है कि यूनिटी नजर नहीं आ रही टीम में, वो कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ शो में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से, ODI सीरीज़ के हवाले से। हारून भाई, जो वेस्ट इंडीज़ की टीम, जब हम पहले भी प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं, वो वाली टीम नहीं रही वेस्ट इंडीज़ की। आपने भी 76 में टूर किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। वेस्ट इंडीज़ का इकबाल कासिम भी थे, मुश्ताक मोहम्मद, वसीम हसन, राजा मरूम भी थे ग़ालिबन 76 में। सारी बहुत बड़ी टीम थी। आप क्या देखते हैं, बहुत पिचेस में डिफरेंस क्यों आ गया है वेस्ट इंडीज़ की? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि आपने कल एक चीज़ महसूस की होगी कि क्राउड नहीं था। हाँ। आपने कभी वेस्ट इंडीज़ में सोचा था कि क्रिकेट मैच में आपको हैंडफुल ऑफ पीपल वॉच कर रहे होंगे? तो इसका मतलब है क्रिकेट का इंटरेस्ट वहाँ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। आपने 76 के टूर का जिक्र किया, ट्रिनिडेड में ही हमारा मैच था। ट्रिनिडेड की वो वाहिद पिच थी जहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प, वो ग्राउंड डिफरेंट था, ये नया ग्राउंड डिफरेंट, लेकिन आपको टेक्सचर की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडेड का था, लेकिन मोर और लेस टेक्सचर जो है क्ले का और सैंड का, वो तो तकरीबन पूरे ट्रिनिडेड का ऐसे ही होगा ना। सो कल अगर आपने देखा होगा कि वहाँ भी स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी। हमने वो टेस्ट मैच, वाइड टेस्ट मैच था, जिसमें मुश्ताक मोहम्मद ने 10 आउट किए थे, इकबाल कासिम ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, और स्पिनर्स की वजह से वो मैचेस जो हैं वो हम जीत गए थे। तो इसलिए वहाँ पर स्पिनिंग ओरिएंटेड पिचेस हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम जो कहते हैं कि आपके पास जेन्युइन स्पिनर क्यों होना चाहिए, उसका रीज़न ही यही है कि एक ऐसी पिच के ऊपर जहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है, पार्ट टाइमर से ज़्यादा बेहतर जेन्युइन स्पिनर आपको विकेट्स लेके देगा। हारून रशीद साहब ने जिक्र किया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम का, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। 50 टेस्ट मैचेस में 171 विकेटें थी इकबाल कासिम की, और वेस्ट इंडीज़ का टूर भी कर चुके हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। अस्सलामुअलैकुम मिर्जा जी। अस्सलामुअलैकुम हारून। इकबाल भाई, आप कैसे देखते हैं, अब स्पिनर्स, अब तो फास्ट बॉलर्स खैर दुनिया में डोमिनेट करें, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी स्पिनर्स की बात करें, आपने मोहम्मद नवाज़ का सुना होगा, देखा होगा, मोहम्मद नवाज़, सुफियान मुकीम, एक दो और आ रहे हैं, फैसल अकरम जो है वो भी चाइनामैन टाइप का करता है बॉलिंग, और भी आपके पास स्पिनर्स हैं बहुत सारे। आप समझते हैं कि पहले एक ज़माने में, मुझे याद है जब नसीमुल गनी वगैरह थे, तो स्पिनर्स का एक कैंप लगाया गया था कि अलग अलग स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर, वो निकाले गए थे। कैसे देखते हैं, पाकिस्तान में मुस्तकबिल नज़र आता है? और वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पर आप समझते हैं कि वो पिचेस नहीं रही इकबाल कासिम साहब जो पहले हुआ करती थी? देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी स्पिनर्स का तो पाकिस्तान में वैसे ही फुकदान हुआ है, खासतौर पे राइट आर्म लेग स्पिनर शादाब खान है ना हमारे पास, जो डायरेक्ट वाइस कैप्टन बन के आ जाते हैं। इकबाल भाई, मैं वो स्पिनर की मैं उनको नहीं लेता हूँ। अच्छा, इसकी वजह ये है कि वो वनडे T20 तक की महदूद बॉलिंग करते हैं, वो उनको कोई पता नहीं है। तो हमारे पास जो है ना, वो आप भी समझे एक अच्छा ऑफ स्पिनर जो अभी तक हमने डेवलप नहीं किया। हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर अभी तक ऐसा नहीं है। जो अभी वो दो लड़के जो हमारे पास खेले थे, साजिद और वो टेस्ट मैच के लिए, तो नोमान अली, नोमान अली, वो तो चलो टेस्ट मैच में उन्होंने आपका, हालांकि उनके पास एज उनके फेवर में नहीं है, मगर स्टिल वो पाकिस्तान को बुरे वक्त के लिए समझ लीजिए सहारा बने हुए हैं। मगर इसका इनका ऑल्टरनेट हमारे पास कोई नहीं है अभी तक। अच्छा। नवाज की जो बात आप कर रहे हैं,
नवाज जो है, देखिए मैं पिछले कई सालों से इसको देख रहा हूँ, ये ना ये स्पिनर बन सका, ना ये बैट्समैन बन सका। इसको ये ट्राई करते रहे कि इसको एक ऑलराउंडर बनाकर इसको टीम में फंसा के रखें। तो वो उसकी वजह से क्या हुआ है कि सारा काम उसका खराब हो गया, उस बेचारे का करियर भी बिल्कुल ऐसे ही चला गया। तो मेरे हिसाब से जो है ना, वो होना ही चाहिए कि जो स्पेशलाइज स्पिनर्स हैं वो ढूंढने चाहिए। वो बाकायदा से आपको वनडे में आजकल तो जरूरत पड़ गई है, और टेस्ट मैच में तो डेफिनेटली पड़ती है। तो हमारे पास क्या फुकदान है, इसका आपने सही कहा, पहले कैंप लगा था नसीमुल गनी के जमाने में, तो ऐसे ही कैंप लगने चाहिए। मुख्तलिफ शोबे के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो वक्ते वक्ते से कभी राइट आर्म लेग स्पिनर का, कभी ऑफ स्पिनर का। और मुझे अफसोस ये है कि हमारे सकलेन मुश्ताक साहब के होते हुए ऑफ स्पिनर कोई नहीं निकला अभी तक। हैरान हो कि ये क्यों, और मुश्ताक भी वहाँ अकेडमी में रहा है, ना कोई राइट आर्म लेग स्पिनर निकाल सके। उनको ये समझ नहीं आती कि ये मतलब ये कोई तवज्जो क्यों नहीं है। मतलब ये है कि नजरिया जरूरत के तहत चला रहे हैं, मतलब जो आ जाए जरूरत है तो खिला दो, पर जो अवेलेबल है वो कुछ कर देगा, कुछ नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ कोई दूसरा साथी कर करा देगा, तो चल रही गाड़ी। सही। तो ये ऐसे आपका फ्यूचर आपका अच्छा नहीं है। सही। अच्छा इकबाल भाई, अगर आप क्या समझते हैं कि कंपैरिजन करें, अबरार को इन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, जो स्पिनर है, स्पेशलिस्ट स्पिनर है, T20 में भी नहीं खेला, बांग्लादेश में भी नहीं खेला, फिर इन्होंने सुफियान मुकीम को जो T20 स्पेशलिस्ट है उसको वनडे में डाल दिया। आप समझते हैं कि अबरार अहमद को मौके मिलने चाहिए? हारून भाई ने भी अब गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की थी कि उसको तो हर कीमत पर खिलाना चाहिए, ख़ासतौर पर वेस्ट इंडियन बैट्समैन लेग स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगेन एक बात मैं आपको बताऊं कि अबरार जो है ना, वो आप टेक्निकली वो कोई ऑफिसर नहीं है, एक किसके पास क्विक है, वो जो फिंगर से वो इस्तेमाल करता है। और वो अगर कोई टर्निंग विकेट हो तो उसमें मैंने तो अभी तक तो देखा नहीं है। हाँ, वो उसका बॉल रिसीव करता है, वो एक बॉल उसका जो है मिस्ट्री बॉल है, वो इस्तेमाल में होता है। तो अगर फर्ज कर लीजिए, अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये अवेलेबल है तो इसको हर मैच खिलाना चाहिए। क्यों नहीं खिलाए, इससे फायदा उठाए। सही, लेकिन फायदा कैसे उठाएं? दूसरे के लिए रास्ता भी तो हमवार करना है इकबाल भाई। और वो सिलेक्शन का देखे, इसमें देखिए हर मैच के लिए जो है ना वो टीम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू जो अपोजिशन है वो क्या खिला रही है, तभी आपको फायदा हो सकता है। अगर आप सिर्फ बगैर किस्म से खिलाते रहेंगे तो फिर फायदा कोई नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब वापस आएंगे तो इकबाल भाई ने जो बात की इनके साथ ही रहें, पूछेंगे उनकी ओपिनियन के हवाले से, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम से। हारून रशीद, आप क्या देखते हैं? इकबाल कासिम जिस तरह से बात कर रहे थे कि इनको तो वो आपकी बात को सेकंड कर रहे थे कि इन्हें अबरार को खिलाना चाहिए। नहीं, देखिए बिल्कुल सही वो बात कर रहे थे। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि जो एक और चीज़ को उसको मैं लिंकअप करूँगा कि हमारे ज़माने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, तो आपको पता है कि एट वन टाइम आपके पास 6 से 8 क्वालिटी स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे होते थे। रकीब सर, ठीक है, इकबाल कासिम, मुबशिर सज्जाद, लेफ्ट आर्म परवेज सज्जाद, ठीक है, नसीमुल गनी, मतलब मैं और कितने नाम, अमीन लाखानी, खुर्शीद अख्तर मरहूम। ये वो क्वालिटी स्पिनर्स जो आपस में एक दूसरे से मुकाबलेबाजी कंपटीशन। आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको इसी तरह अगर मैं ऑफ स्पिनर्स पे ले जाऊं, सईद अहमद ऑफ ब्रेक करते थे, ज़ियाउर रहमान एक दफा में ऑप्शन किया करते थे, इस तरह के कितने हम आपको नाम लेके दे सकते हैं। मेरे अपने नज़दीक जब तक कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके जेन्युइन प्लेयर्स, जेन्युइन स्पिनर्स, जेन्युइन फास्ट बॉलर्स मुसलसल नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, आप में वो मुकाबलेबाजी का रुझान नहीं आएगा, तो ये ऑड प्लेयर्स लाइक अबरार,
क्योंकि मिस्ट्री बॉलर आ गए, आपने उसको ले लिया। सुफियान मुकीम आ गए, उसको आपने ले लिया। इसी तरह नवाज जो कि बिट्स एंड पीसेस में कभी T20 में अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, वनडे में अभी तक वो इतना ज़्यादा। उसामा मीर आए थे, उसामा मीर, आई थिंक उसके साथ तो इन्होंने ज़्यादती की मेरे ही वाज अ जेन्युइन लेग स्पिनर। वो फ्लाइट देता था, उसकी फील्डिंग भी करता था, बहुत अच्छी कर। सो आई थिंक आपको इनको फिर मैनेज करना होता है, आपको पिक करके इसके बाद उनको कॉन्फिडेंस देना होता है। जैसे आप अभी हसन नवाज को दे रहे हैं ना, आपको और वो डिलीवर कर रहे हैं, इसी तरह आप स्पिनर्स को भी दें। आपको जब जो आपका पूरा स्क्वाड है ना, वो आपका पार्ट होना चाहिए। अगर वो 11 में नहीं भी है तो बाहर बैठे हुए भी वो फील हो कि यार मैं इस टीम का हिस्सा हूँ। क्योंकि कल मैं डग आउट में देख रहा था, अबरार की बॉडी लैंग्वेज में मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, बिकॉज वो ये फील कर रहा होगा कि मैं खेल सकता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ। उसको यहाँ भी नहीं खिलाया। सो मेरा इसलिए ये है कि क्या वर्ल्ड कप में ये बगैर खेले हुए सेलेक्ट हो जाएंगे? सो आपको उनको प्रैक्टिस तो देनी है ना। आपके पास वर्ल्ड कप से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, इसलिए कि आपकी सारी इंटरनेशनल सीरीज है, आपने उसी में एंगेज रहना है। सो उसमें तो आपको 3-3 मैच मिलेंगे, 2-2 मैच मिलेंगे। फिर प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी? कैसे होगी? जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो हर 2 दिन के गैप के बाद आपका एक मैच है, हर 2 दिन के गैप के बाद एक आपका मैच है, तो आप उसमें खेलें। आई थिंक अभी इनका कोई अगस्त में टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं चैंपियंस कप तो कराया, क्या फायदा हुआ? उसका कोई फायदा नहीं, वो तो बिल्कुल ही बगैर प्रोग्राम देखें, वो बगैर सोचे समझे वो आइडिया दे दिया किसी ने कि भाई चैंपियंस कप पैरेलल हो रहा था, और करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए, आपने मेंटोर्स को ला के उसके ऊपर इतना पैसा ज़ाया किया। आई थिंक यही वो पैसा आपके फर्स्ट क्लास की टीमों के ऊपर, उसकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लग जाता है, तो आपको आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन आई थिंक ठीक है, हर एक अपने अपने सोचने का अंदाज होता है, लेकिन अभी भी संभलने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दें। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं वो अगर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी फिटनेस लेवल, अब मुझे बताएं फिटनेस लेवल का उन्होंने भी कहा कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट की फिटनेस टेस्टिंग होगी, ठीक है। आप मुझे बताएं, कोचेस जो भी करें, आप मुझे बताएं क्या आपकी फिटनेस का जो रिजीम है नहीं वो क्या एप्लीकेबल है एट द ग्रास रूट लेवल? क्या कोई क्लब क्रिकेट फिटनेस की उस रिजीम से गुजरता है? क्या आपका डिस्ट्रिक्ट का कोई क्रिकेटर उससे आप उसके टेस्ट ले रहे हैं? एक को जब फिटनेस का पता ही नहीं है कि उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, 10 से 12 प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको ये लोग फॉलो करेंगे, लेकिन वो किसी एक में से भी नहीं उन्होंने ट्रेन किया वो अपने आप। सो कैसे आप उसको फिटनेस की टेस्टिंग देकर उसको सर्टिफिकेट दे देंगे कि ही इज फिट और ही इज नॉट? इट इज़ नॉट दैट देयर टू थिंग्स, एक तो मैच फिटनेस है और एक आपकी नॉर्मल फिटनेस है। मैच फिटनेस डिफरेंट है। मैच फिटनेस में अगर आप बॉलर हैं, आपको 20 ओवर करने, अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं 10 ओवर करने, अगर आपने वनडे क्रिकेट खेलनी है। सो ये वो जब तक माहौल नहीं मिलेगा इन क्रिकेटर्स को, आप जितने मर्जी फिटनेस टेस्ट ले लें कुछ नहीं होगा। मैच फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आखिरी सवाल भाई, क्या देखते हैं 3-0 देखते हैं व्हाइट वॉश इस सीरीज में? मैंने तो आपको पहले हमने जब अपने प्रोग्राम में कह दिया था कि पाकिस्तान की टीम मुझे बैलेंस वाइज बहुत बेहतर नज़र आ रही है, इनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ये बहुत बुरा खेलेंगे, जैसे ये ठीक है बुरा खेल के भी कल जीत गए, आई थिंक दे गुड लक इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब इनको कंसोलिडेट करना चाहिए। एक आध चेंज ला के अगर ये समझते हैं, क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मुझे शायद होप का भी कल हाथ मुझे जख्मी होता हुआ नजर आया। आई डोंट नो आगे चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, हारून रशीद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।